तो अब आते हैं हम लोग कि जहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जीएस पेपर वन। तो लास्ट ईयर इन जीएस पेपर वन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन केम फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफिकल एंड सम अदर पोर्शन ओडिशा पीसीएस हैज टच्ड। बल्कि जबकि जीएस पेपर थ्री में हमने देखा कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा बने हैं। तो ऐसा कोई फिक्स ट्रेंड नहीं है दिस ईयर। इट मे पॉसिबल कि ज्योग्राफी के जो बेसिक हमारे जो फिजिकल हैं, ओशियनोग्राफी है, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस दिख जाए, उड़ीसा स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस दिख जाए। तो लेट अस डिस्कस ऑल सच थिंग्स वन बाय वन। हाँ, वो ऐसा फिक्स नहीं रहता है कि वही क्वेश्चन आएगा। चूंकि वो नया ला रहे थे पैटर्न, तो उन्होंने सोचा कि भाई कुछ नए टॉपिक्स को लाते हैं। तो नए पुराने सारे टॉपिक को प्रिपेयर करके चलना है। दैट विल बी अपॉन द कमीशन व्हाट वुड बी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा होगा ये कमीशन तय करेगा, हम लोग तो प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2023 वाज व्हाट इज स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड विल दिस लीड टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो देखो, अभी तक तो सब लोगों ने इतने सारे प्रैक्टिस के बाद ये समझ लिया होगा कि आंसर राइटिंग इज काइंड ऑफ आर्ट। और वो आर्ट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। उसमें इंट्रोडक्शन बनाए जाते हैं, मेन बॉडी में अलग अलग डायमेंशंस जो क्वेश्चंस में हाईलाइट हुए हैं उनको रखना है। इंक्लूडिंग विद दैट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सम डायग्राम्स ग्राफ रिलेवेंट फॉर दैट आंसर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा काम होता है। तो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड द टू की डिमांड। दो की डिमांड है इसके कि भाई स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, और क्या इससे हमारा जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है वो फुलफिल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो समझते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि व्हाट इज स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो देखो, स्लम को कभी भी अर्बन एरिया का पार्ट माना नहीं गया, बल्कि पहले ये माना गया कि अर्बन एरिया इज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इवन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर बीइंग कैरीड आउट एट द अर्बन प्लेसेस। और ये जो स्लम है वो एक तरह का इसका इलनेस है, एक तरह की इसकी बीमारी है, जिसमें जो लो इनकम ग्रुप होते हैं वो बहुत पैथेटिक कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, इवन जो वाटर पॉल्यूशन वाले कंडीशंस में रहते हैं। और एक तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया लगभग 70-80 सालों तक। किसी ने इसको सोचा ही नहीं कि दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम आया कि स्लम एरिया बिकम काइंड ऑफ द टैबो, काइंड ऑफ द डार्क स्पॉट अराउंड द अर्बन एरिया। अब अर्बन एरिया में इससे बहुत सारे इश्यू आ रहे थे, तो देयर आफ्टर पैराडिम चेंज कि भाई अब हम डेवलपमेंट कैसा करेंगे। तो वी विल इनकॉर्पोरेट द इंटरेस्ट ऑफ स्लम एरिया with our urban development and that approach will called inclusive development approach। तो पहले इनको छोड़ा गया, बाद में इंक्लूड करने की बात हो रही है। तो सिंपल मीनिंग है कि स्लम डेवलपमेंट इज एन अप्रोच दैट इंटीग्रेट द स्लम ड्वेलर इनटू अर्बन डेवलपमेंट रेदर देन डिस्प्लेसिंग इट। और जो यहाँ पर एक छोटा सा और लिखना है कि over a decade the slum was considered as the suppose the the kind of issue for the urban development, but later it recognized, ये पहचाना गया कि अर्बन एरिया, स्लम एरिया इज पार्ट ऑफ द अर्बन एरिया एंड दैट इज द सो इंक्लूजन ऑफ स्लम। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमें एक डायग्राम दो देना है कि व्हाट आर द हियर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्लम ड्वेलर्स। जैसे बेसिक नेसेसिटी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की इश्यू है, सोशल एक्सक्लूजन दिख रहा है, पॉवर्टी है, ये सारे थोड़े से बता देने हैं। अगर ज्योग्राफी का किसी का कंसर्न रहा है तो यू कैन ड्रॉ दिस वे एज वेल कि भाई यहाँ पे हमारा अर्बन एरिया है और अर्बन एरिया के आसपास का जो एरिया है दिस विल बी द स्लम एरिया। कुछ एग्जांपल्स भी दे देना है और एक फैक्चुअल डेटा भी यू मे कोट हियर कि अबाउट 17% अर्बन dwellers are living in slum area in India and that is the condition। लगभग 17% आबादी हमारी जो है वो स्लम एरिया में रह रही है। धारावी इज द लार्जेस्ट स्लम एरिया इन द वर्ल्ड, यू नो इट। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि इसका क्या फीचर होता है। स्लम
जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, तो स्लम इंक्लूसिव डेवलपमेंट को अब यहाँ पे डिटेल करना है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इवन हाउसिंग्स को टारगेट किया जाएगा। लीगल और टेन्योर सिक्योरिटी, देखो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भी लोग रहते हैं तो उनको बाहरी माना जाता है, उनको कहा जाता है कि उन्होंने लैंड को इंक्रोच किया है, तो जब भी कभी म्यूनिसपैलिटी आती है उनके घर वगैरह तोड़ के भगा देते हैं। तो ये चीज़ें इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। उनको एक थोड़ा बहुत सेटलमेंट के लिए प्रयास करना होगा, लाइवलीहुड के लिए अलग से काम करना पड़ेगा, मतलब मार्केट्स वगैरह डेडिकेट करने पड़ेंगे वेयर दे कैन अरेंज देयर स्टॉल। तो जो अपने स्टॉल हैं, ठेला है या वेंडरिंग का जो भी काम कर रहे हैं, वो कुछ करें, स्किलिंग के प्रोग्राम करें, सो दैट this is kind of, we can say, the multifaceted approach that targeting the issue of the slum area. अब इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम हो जाएगी, हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, और जो हमारे अर्बन स्प्रावल मीन्स कि अर्बन एरिया का जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, इसी को कहते हैं अर्बन स्प्रावल। तो इस तरीके से अर्बन स्प्रावल को मैनेज किया जाएगा एंड वी विल हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फ्यूचर। बट स्टिल वी हैव सम चैलेंजेस दिख रहे हैं यहाँ पे। रीजन यह है कि हमारे अर्बन एरिया, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया लाइक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ लैंड। अब उतना लैंड ही नहीं है कि इनको हम यहाँ पे लैंड का राइट दे दें। हर एक, मान लो कि यमुना रिवर दिल्ली में है, उसके बेड में आप घर बना के स्लम डेवलप कर रहे हो, दैट मस्ट नॉट बी गिवन राइट टू रिसाइड देयर। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन, कई बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मीन्स जो हमारा एक एपैथी का नेचर है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, दे आर नॉट लुकिंग टू प्रोवाइड देम एप्रोप्रिएट सर्विसेज। ऐसा पहले हो चुका है, वी हैव केस फॉर दैट। केस कौन सा है, तो देखो, ओलिगा तेलसी एक बहुत बड़ा केस है, इसको नेट पे भी सर्च करेंगे तो मिलेगा, ओलिगा तेलसी समथिंग, दिस वाज द स्पेलिंग, तेलसी, और वर्सेस द मुंबई मेट्रोपॉलिटन। वहां क्या हुआ कि जब मुंबई मेट्रोपॉलिटन को ओलिगा तेलसी ने कहा कि धारावाही में भाई आप जो है पानी वगैरह दो, इलेक्ट्रिसिटी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी लेटर डिनाइड। बाद में चलकर इसमें कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ और तब जाके एक्सेप्ट करता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया कमेटी कि हम इसको सर्विस देंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, साथ में एग्जीक्यूशन स्लो है, जाना नहीं चाहते हैं, गंदगी भरी पड़ी रहती है, ये चीजें हैं। अगेन फंड का भी इश्यू दिख रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसमें हमारे गवर्नमेंट का क्या रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट का जो पार्ट रहा, तो वी हैव announced several scheme for rejuvenation, upgradation, like प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, राजीव आवास योजना का ही नाम ये हो गया है, स्मार्ट सिटी मिशन, देयर इज रिजर्वेशन फॉर सच कम्युनिटी। इवन हमारा जो जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन है, अमृत स्कीम है, हृदय है, प्रसाद है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि वी आर लुकिंग टू इनकॉर्पोरेट द इंटरेस्ट ऑफ द स्लम dwellers with the mainstream city. So this will be the best approach to have the sustainable development. तो ऐसे इसके फॉर्मेट्स को हमें लाना है साथ में और लिखना था। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दैट इज, डू यू थिंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट, एसडीजी टारगेट, आर अचीवेबल? इफ यस, हाउ, एंड इफ नो, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं तो बी क्लियर अबाउट इट, कि यहाँ पर ये हमें यस और नो नहीं लिखना है कि भाई हम यस बोल रहे हैं या हम नो बोल रहे हैं, ऐसा, दैट इज रॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि व्हाट इज एसडीजी गोल, ये क्या है, इसके टारगेट्स क्या क्या आ रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको बताना है, फिर उसको अचीव करने में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ वे अहेड रेमेडीज जाना है, और कंक्लूजन में बताना है कि दो चैलेंजेस आर डिफिकल्ट टू अचीव, बट विथ वेरी डेडिकेटेड, विथ वेरी coordinated effort, the we may अचीव दिस टारगेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी की बात करनी होगी, यस नो की बात नहीं करनी है। क्लियर है? आओ अब आते हैं तो कैसे इसको करना था। तो पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या था, तो यू नो वेरी वेल, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट अनाउंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फॉर 2000 एंड 2015। जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का टाइम पास हो गया, उसके बाद 2015 से 2013 के बीच के लिए यूनाइटेड नेशन ने कॉम्प्रिहेंसिव गोल को रखा, जिसमें 17
टारगेट हैं और 169 इसके जो है सब टारगेट हैं, जिसको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। और दैट इज द कॉम्बाइन शेयर टारगेट बिफोर वर्ल्ड कम्युनिटी, दैट वर्ल्ड कम्युनिटी बिलीव टू बी सपोज कोऑर्डिनेटेड, इसी में काम करने की वर्ल्ड कम्युनिटी को ज़रूरत है। एंड यूनाइटेड नेशन हियर वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, तो यूनाइटेड नेशन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। जिस कंट्री के पास पैसा कम है उसको थोड़ा फंड दिया जा रहा है, जिस कंट्री को समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें कैसे होंगी तो उसको वहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, एक्सपर्ट के एडवाइस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो यही पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, जिसमें अर्थ को लिवेबल बनाना है। और इसका जो मेन की प्रिंसिपल है वो है 5P। 5P को ये टारगेट करता है, P फॉर पीपुल। आखिर हम रिसोर्स किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए कर रहे हैं। तो लोगों की हंगर, पॉवर्टी ये सब हटे, प्रोस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं। और प्रोस्पेरिटी इज नॉट मियरली द मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी, दैट इज द वेल बीइंग, ओवरऑल वेल बीइंग है। हेल्थ भी अच्छा हो, उसका जो थॉट है वो भी अच्छे हो, बिलीफ सिस्टम भी अच्छा हो, तो प्रोस्पेरिटी तब आएगी। पीस, ओवरऑल पीस, हर तरफ पीस, मतलब वर्क प्लेस पर पीस, घर में पीस, बाहर जाओ तो वहां भी फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड प्लानेट, तो अर्थ को भी साथ में बचा के चलना है। तो मतलब एक ऐसा ये डेवलपमेंट का एजेंडा है जिसमें हमारा सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर एक एस्पेक्ट टारगेट होगा, इंक्लूडिंग विद द मदर अर्थ। और ये 17 इसके टारगेट हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के ठीक इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह के डायग्राम्स को, जैसे 5 प्रिंसिपल या 5P देके कुछ इस तरह से 5 इसके, पीस, प्रोस्पेरिटी, पीपुल, ऐसा हम लोग इसको सिंपली ड्रॉ कर सकते थे। और 17 गोल को एक लिस्ट के फॉर्म में, यहाँ पर टेबल फॉर्म में डाल सकते हैं। ये जहां तक इसके क्वेश्चन का है, तो इसके लिए तो हमें जीएस में प्रिपेयर रहना पड़ेगा। दिस में कम अगेन, अगर नहीं भी आ रहा है तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप इसको प्रिपेयर करके जाओ। हंगर के क्वेश्चंस हैं, वो पूरा जीएस पेपर 3 का आएगा। पॉवर्टी का है, हंगर, पॉवर्टी, ये सब हर एक चैप्टर से जुड़ता है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिस्ट शेयर कर दिया है, आप इसको कलेक्ट कर लेना। और इसको अभी बहुत टाइम बचा हुआ है। ये नंबर्स इसके याद ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो पॉवर्टी, हंगर, वेल बीइंग, एजुकेशन, इक्वालिटी, ये सब करते चलना है। नंबर के साथ अगर चले गए तो दैट इज वेल डन, गुड, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी दो चार जितने याद आ रहे थे उनको मेजर टारगेट ऐसे करके बना देना था कि मेजर टारगेट। और मेजर टारगेट में फिर नो हंगर, नो पॉवर्टी, कुछ ऐसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव, तो ऐसा करके कुछ बना के इंट्रोडक्शन के ठीक बाद दो चीजें रखनी है। इसके बाद आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या बातें, अ, कैसे ये अचीव हो सकता है और कैसे ये अचीव करने में दिक्कत आ रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड मल्टी फैसेटेड स्ट्रेटजी हैव रोल्ड आउट बाय द यूनाइटेड नेशन। और इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, डिजिटल हेल्थ केयर को प्रमोट किया जाएगा। गवर्नेंस की पॉलिसी इसमें टारगेटेड है। यूनाइटेड अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन, इवन इंडियन गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड सेवरल स्कीम लाइक स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, इवन इंटरनेशनल कॉपरेशन भी दिख रहा है। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ एंड वर्ल्ड कम्युनिटी इज वेरी क्लियर अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड दे आर वेरी कीन, बहुत सीरियस है सब लोग कि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम कम करेंगे। और हर एक कंट्री इस पे आगे आ रहा है। इवन चाइना लाइक कंट्री हैज अनाउंस देयर इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, तो वो भी इसको लेके आ रहा है। इंडिया ने भी इसको कहा है कि 2030 तक हम लोग जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं उनको रिप्लेस करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन मीन्स कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वगैरह दिख रहा है। डिस्पाइट दैट फैक्ट प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहे हैं? तो प्रॉब्लम्स भाई पैसा हर जगह पे नहीं मिल रहा है। अफ्रीकन कंट्री आर स्टिल फेसिंग सीरियस इश्यूज। जैसे हमारा कॉन्गो है, तो यू नो वेरी वेल कॉन्गो इज नाउ फेसिंग अनरेस्ट, सिविल वार, मिलिट्री लड़ रही है। यहीं पे अगर देख लो दूसरा, अगर हम कहें बीच का जो एक कंट्री आ रहा है, ये तो सूडान है। ऊपर वाला सूडान में सिविल वार चल रहा है। और कॉन्गो का कंडीशन देखो तो कॉन्गो पूरा वहाँ पे
एक अनरेस्ट हो गया है, वहाँ पर बहुत सारे रेबेलियन एक्टिव हैं। एशिया में अगर देखें तो पाकिस्तान का कंडीशन बहुत ख़राब चल रहा है, अभी सिविल वार के कंडीशंस हैं। म्यांमार का कंडीशन, बांग्लादेश का कंडीशन, तो अभी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इनस्टेबल गवर्नमेंट हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फेल हो रहे हैं। अगेन डिस्पाइट दैट फैक्ट टेम्परेचर इज राइजिंग। इसी साल हम लोगों ने न्यूज़ देखा कि हमारा जो अंटार्कटिका है वहाँ पे ग्रीन ग्रास दिख रहा है, दैट मीन्स अल्बीडो विल चेंज। तो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये सारे ऑब्स्टेकल हैं। अगेन ये सारे टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, उतना पैसा अभी है भी नहीं, तो प्रॉब्लम्स हैं। तो व्हाट वुड बी, इवन इंडिया के भी कुछ रिपोर्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो निष्कर्ष निकलेगा, तो इसका निष्कर्ष यही निकलेगा कि जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको हैंडल करने की इमीडिएट ज़रूरत है। फंड के ऊपर भी विचार करना होगा। डेवलप्ड कंट्री मस्ट स्पॉन्सर द plan and policy of the developing country. Only then developing country will have the achievement, otherwise developing country with their own resources may not be able to अचीव दैट। तो इस तरह से हमें टारगेट करने की जरूरत है और तभी जाके हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव हो पाएगा। तो कहानी इसको घुमा घुमा के बताना पड़ेगा सारी चीजें। अब और डिजास्टर वाला मैं कह रहा था ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इज एवरीडे बिजनेस, डिस्कस विथ एविडेंस। देखो पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डिजास्टर। देखो सबसे पहले ये हमें समझना है कि हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल इंसिडेंट होते हैं, नेचुरल इंसिडेंट या घटनाएं होती हैं। लाइक सपोज इंसिडेंट, लाइक सपोज हियर वॉल्केनो। तो अगर वॉल्केनो हो रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, एंड आवर सिटी एंड टाउन आर क्वाइट फार अवे, बहुत दूर लोकेटेड है, इन दैट केस दिस मस्ट नॉट डैमेज आवर इंस्टीट्यूशन। तो उस कंडीशन में ये एक इंसिडेंट होगा, ये एक हजार्ड के फॉर्म में आएगा, एक नेचुरल हजार्ड है जिसमें डिजास्टर नहीं होगा, कोई भी नहीं मरेगा इसमें। लेकिन अगर हम इसके बगल में एक सिटी को बसा दें और यहाँ पर कभी अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो दिस मस्ट कॉज लॉस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी, तब ये डिजास्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो डिजास्टर इज काइंड ऑफ द इवेंट और काइंड ऑफ the things that outcome of loss of man and property due to natural or man-made incident। तो जब तक इसमें लॉस नहीं होगा डिजास्टर नहीं आएगा। तो दूसरी बात ये रही कि पहले ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि भाई डिजास्टर और हजार्ड में अंतर है। बाद में चलकर रिसर्च जब हुआ तो पता चला कि यहाँ पे अंतर है वल्नरेबिलिटी का। वल्नरेबिलिटी का वल्नरेबिलिटी का मतलब जो जितना पास होगा वो उतना खतरे में है, रिस्क उसकी ज्यादा है। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये कहता है कि भाई ऐसा है कि हम लोग डिजास्टर को कंट्रोल तो नहीं कर सकते हैं, वी मस्ट नॉट स्टॉप हैपनिंग्स ऑफ वॉल्केनो, अर्थक्वेक या सुनामी को रोकने की कैपेसिटी नहीं है, बट वी में रिड्यूस आवर वल्नरेबिलिटी। और यही है वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना ही या रिस्क को रिड्यूस करना डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर इसके बारे में पूरा डिटेल करना है। कीपिंग माइंड, इसके साथ दिमाग में दो तीन चीजें और रखनी है कि डिजास्टर का जो पैराडिम शिफ्ट हुआ है ये 90s के बाद हुआ है। सबसे पहले हम देख रहे थे कि योकोहामा फ्रेमवर्क आता है जापान में, उसके बाद ह्यूगो फ्रेमवर्क आया और उसके बाद सेंदाई फ्रेमवर्क आए। तो बैक टू बैक 3 फ्रेमवर्क आए, तीनों का पर्पस यही था कि डिजास्टर के रिस्क को कैसे कम किया जाए, कैसे वल्नरेबिलिटी को हम कम कर ले ताकि डैमेज कम कर पाए। अब डैमेज कम करने में ये क्वेश्चन है कि भाई डैमेज कम कैसे होगा। तो डैमेज कम करने के लिए गवर्नमेंट के भी प्लान और पॉलिसीज होने चाहिए, स्ट्रक्चरल मेजर बनने चाहिए, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी डिजास्टर के रिस्क कम होंगे, अदरवाइज दिस विल बी वेरी चैलेंजिंग। तो डिजास्टर रिस्क reduction refers proactive measure to minimize the impact of disaster and the Sendai framework highlighted this। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह आपको शो कर देना है कि इसके डायमेंशंस क्या हैं
तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन्वॉल्व्स पब्लिक पॉलिसी, जियोग्राफी, जियोमैटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें। अब ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है? तो इसमें हर एक स्टेक होल्डर का रोल होता है। जैसे गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल मेजर लेगी। जैसे गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्डिंग कोड्स इश्यू कर रही है, लैंड प्लानिंग कर रही है, इवन अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ आ रही है। कम्युनिटी का भी रोल होगा, कम्युनिटी में सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इनिशिएटिव, जैसे उड़ीसा में भी हुआ, जब अभी साइक्लोन वगैरह आते हैं तो सब लोग आपस में मदद करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, तो एनजीओ वगैरह जो हैं वो लोगों को ट्रेन करेंगे, मॉक ड्रिल करेंगे। इंडिविजुअल का भी रोल है कि जो इमरजेंसी किट वगैरह है वो साथ में रखें। तो इस तरह से एक अगर हम शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिजास्टर को देखते हैं तो वी मे अवॉइड द लॉस ऑफ मैन एंड प्रॉपर्टी। और इसके बहुत सारे केसेस भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कैसे टाटा ग्रुप ने सीएसआर इनिशिएटिव लिया, केरला फ्लड या जापान अर्थक्वेक। उड़ीसा साइक्लोन में भी बहुत सारे लोग आगे निकल के आए और इवन गवर्नमेंट का भी फोरकास्टिंग बहुत अच्छा था। अभी देखो 99 में जब उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया तो दिस कॉज लॉस ऑफ अबाउट 10,000 पीपुल, 10,000 लोग मर गए थे उड़ीसा में 1999 में। लेकिन अब जब फेनी आया तो एक दो भी नहीं मरे थे। तो दैट इज द अचीवमेंट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिस्पाइट दैट अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अवेयरनेस लोगों में नहीं है, फंड का बहुत शॉर्टेज है। हमारा जो एनडीआरएफ का बटालियन है तो पर्सनल्स भी बहुत कम है, एनडीआरएफ के केवल 12 बटालियन है। तो दीज आर द प्रॉब्लम यू नीड टू हाईलाइट हियर। और फिर फाइनली कुछ इनिशिएटिव्स के साथ कंक्लूजन हमारा एक वे फॉरवर्ड होगा कि अभी हमको सब मल्टी सेक्टोरल, मल्टी फैसेटेड अप्रोच में लेके चलना है। चलो, आर यू गेटिंग हाउ टू राइट, कैसे लिखना है इसको? सबको आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है इसमें? ये बताओ आप। आते हैं फिर। एक छोटा सा है ये भीतर कनिका नेशनल पार्क, ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया है। उड़ीसा के नेशनल पार्क जैसे देखो भीतर कनिका है, एक और इसी पे प्रिपेयर करके हम लोग चलेंगे, वो होगा हमारा, इसको बस पढ़ लेना है। एक सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी न्यूज में रहता है। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व का एक ज्योग्राफिकल एरिया देख लेंगे कहाँ पे है नहीं है उसके बारे में। तो इन्होंने डायरेक्ट इस पे उठा दिया क्वेश्चन। तो भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे जो उड़ीसा का ये पार्ट है तो यहाँ पे आता है भीतरकनिका नेशनल पार्क। इधर से ब्राह्मणी नदी आ रही है, इधर से बैतरनी आ रही है, वहीं ये लोकेटेड है। तो आई सजेस्ट यू कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आए तो यू शैल ट्राई टू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ डायग्राम एंड शो द एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ दैट प्लेस, तब ये जाके और इम्प्रेसिव बना देगा। तो पहले एक इंट्रोडक्शन कर देंगे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सिग्निफिकेंट कोस्टल सिस्टम या मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम, और दैट होस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, इवन स्पेसीज, बायोडाइवर्सिटीज, ये सब थोड़ा इसके ज्योग्राफिकल एरिया को बता देंगे कि कहाँ पे है। तो नियर द बे ऑफ बंगाल भीतरकनिका लाई ड्रेन्ड बाय ब्राह्मणी, बैतरनी, धामरा रिवर, नोन फॉर मैंग्रोव फॉरेस्ट, एस्चुरी, टाइडल, बहुत सारे यहाँ पे स्पेसीज भी आते हैं। इनको थोड़ा बताना था मेन बॉडी में। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो देखो जहां पर भी इस तरह के नेचुरल वेजिटेशन या मैंग्रोव होंगे तो सबसे पहले तो हमको यही देखना है कि कार्बन सिक्वेंसिंग ये कर रहा है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं सारे प्लांट और हमको दे क्या रहे हैं, तो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो दे आर प्लेइंग वाइटल रोल इन कार्बन सिक्वेंसिंग। ये जो पूरा एरिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है और कार्बन सिक्वेंसिंग का ये पूरा रोल प्ले करता है। दूसरा, जो बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो आजकल थ्रेट में है, स्ट्रेस में है, और ये उन्हें एक नेचुरल हैबिटाट प्लेस कराता है, खासकर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। तो घड़ियाल अ, जो है उनकी संख्या तो अब लिमिटेड है, लेकिन क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल का ये बहुत बड़ा एरिया है जिससे इनको फायदा मिल रहा है। तो इसके अलावा जो टर्टल्स हैं, खासकर ओलिव रिडले भी कई बार आ जाते हैं गहीर माथा से, कोबराज हैं यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं इनको एक नेचुरल हैबिटाट देता है। इसके अलावा जो फिल्टरेशन का वर्क है, साइक्लोन का बफर काम करता है ये, क्योंकि कोस्टल एरिया में होने के कारण जब कभी साइक्लोन यहाँ पे आता है तो वो जो हमारा एक
सिविलाइजेशन है वहाँ सिविलाइजेशन तक ये नहीं पहुँचता है, बल्कि इसी पूरे एरिया में जंगल को नुकसान पहुँचाकर रुक जाता है। इसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म है, थोड़ा बहुत फिशिंग है, हनी कलेक्शन है, तो इसका बहुत ज़्यादा रोल दिखता है उड़ीसा के सोशियो इकोनॉमी और इकोलॉजिकल जो है वो पर्सपेक्टिव्स में, और इसीलिए इसको कई सारे प्रोटेक्शन भी दिए गए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 में प्रोटेक्टेड है, रामसर साइट है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे चलना है। थोड़ा बहुत अगर थ्रेट बता देंगे तो वो भी अच्छा होगा कि ओवर द ईयर थ्रेट लाइक डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इलीगल फिशिंग, पोचिंग बिकम वेरी apparent here that need to be controlled। अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर पे आया, और एग्रीकल्चर का इन्होंने डायमेंशन लिया है प्रीसीजन एग्रीकल्चर। प्रीसीजन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि देखो, पूरे जैसे ये एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो इस एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत सारी चीज़ों को यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सॉइल के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और देखा जाएगा कि सॉइल में किस तरह के मिनरल्स मिल रहे हैं। सैटेलाइट से यहाँ पर पूरे जो एटमॉस्फेरिक फीचर, जैसे हमारा वाटर वेपर का अमाउंट है, हीट है, ये सबको कलेक्ट किया जाएगा और डे बाय डे इसको चेक किया जाएगा। इवन ड्रोन जैसे जो हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको भी इसके ऊपर फ्लाई कराया जाएगा, ताकि जो भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं उनकी एक्टिविटीज को देखा जाए, प्लांट की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाए। इवन जो हमारे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज होगी वो ड्रिप वगैरह दे के इसको और ज़्यादा, मतलब कुल मिला के एक ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है जिसमें बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है फार्मिंग प्रैक्टिस हो रही है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज स्मार्ट फार्मिंग इज एडवांस फार्मिंग टेक्निक दैट यूजेस टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, ऑटोमेशन, और इसमें जीपीएस, सेंसर, ड्रोन हर एक यूज होता है। एक यहाँ पे हर एक चीज का यूज करते हैं। अब तो इसी को कहते हैं प्रीसीजन फार्मिंग। अब इसमें रिमोट सेंसिंग है, मतलब सैटेलाइट ऊपर से जा रहे हैं। हमारे पास भी कार्टोसेट सैटेलाइट है जिसको कल्पना सैटेलाइट भी कहते हैं, जीपीएस है, ऑटोमेटेड मशीनरी है, रोबोटिक्स है, सॉइल सेंसर्स हैं, ये सारी चीज यूज होते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि विल इट बी पॉसिबल इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो थोड़ा बहुत इंडियन एग्रीकल्चर को पहले यहाँ पे बताएंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर is kind of subsistence agriculture. Most of the area are rain fed and farmer are still practicing the traditional way of cultivation। पुराने ही तरीके से काम हो रहा है, बट स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। क्या क्या है, तो उसको ऐसे बताएंगे कि गवर्नमेंट ने अब सॉइल को जानने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड को पूरा इम्प्लीमेंट करवाया है। इवन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जीपीएस और जीआईएस के इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आ रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से जो सॉइल के साथ में अगर देखें तो एग्रीकल्चर के लिए ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है, लेजर लेवलिंग हम लोग करवा रहे हैं, ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम है। इवन हमारा जो कुसुम, यहाँ पे कुसुम नहीं है, वो भी दे सकते हैं कि कुसुम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, पीएम कुसुम प्रोजेक्ट, जिसमें सोलर पंप्स वगैरह दे रहे हैं। तो द डे इज नॉट सो फार, बहुत दूर नहीं है, हम लोग इन फ्यूचर इस तरह की चीज़ों से इसको रियलाइज करवा सकते हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं हालांकि इसमें फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, रीजन बीइंग दे आर स्मॉल लैंड होल्डर्स, और 85% हमारा होल्डिंग्स जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और इन चैलेंजेस के कारण प्रीसीजन फार्मिंग हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, बट इन फ्यूचर वी आर वेरी श्योर वी ओवरकम ऑल सच थिंग्स, तभी जाके हमारा फूड सिक्योरिटी वगैरह चलेगा। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ये था जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होगा? जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, देखो जियो इन्फॉर्मेटिक्स डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, जियो प्लस इंफॉर्मेशन। तो जो हमारा अर्थ है इसके बारे में, किस तरह के यहाँ पे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी है, फॉरेस्ट एरिया है, वाटर बॉडीज हैं, ग्रासेस हैं, इवन जो फैलो लैंड और बैरन लैंड है उनका,
पेव्ड रोड है, बिल्डिंग एरिया है, इन सबके इंफॉर्मेशन को जब कलेक्ट किया जाता है और उनको एनालिसिस करते हैं, इसी को कहते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स इज द interdisciplinary field that integrate geographical information system, remote sensing, global positioning system, उसी तरह का कुछ कुछ है। और इसमें हर एक डेटा जो लैंड यूज का है उसको लेकर और एनालाइज करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डेटा का एनालिसिस किया जाता है ताकि चीजों को बेहतर बनाया जा सके। अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आया था, आर देयर व्हाट आर द एडवांटेज इन प्लानिंग। तो भाई एडवांटेज तो इसके बहुत सारे होंगे। देखो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, तो जो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल रीजन है उसको एग्रीकल्चर को दिया जा सकता है, जो अर्बन एरिया के लिए सुटेबल रीजन है वहां पे हो सकता है। अगर रीजन को दे दिए तो वाटर बॉडीज वगैरह का कंजर्वेशन करवा सकते हैं। इवन हम लोग उसके साथ जो है रोड और स्कूल कॉलेज बिल्डिंग्स को भी डिसाइड कर सकते हैं। तो देयर इज मल्टीपल बेनिफिट। डिजास्टर वगैरह को भी रोका जा सकता है, अवॉइडिंग द वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क। जहां जहां पे लगेगा कि यहाँ पे फ्लड प्रोन जोन है वहां पे सेटलमेंट को अवॉइड किया जाएगा। जहां पे लग रहा है हमको कि भाई यहाँ पे जो है अर्थक्वेक प्रोन जोन है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो इस तरह से इसके मल्टीपल बेनिफिट हैं, वी में आइडेंटिफाई हियर। डिफेंस वगैरह सारे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लाइमेट रिजिलियंस। क्लाइमेट रिजिलियंस, व्हाट इज द नीड फॉर इट। क्लाइमेट रिजिलियंस क्या हुआ, तो देखो सबसे पहले समझना है क्लाइमेट क्या है। तो क्लाइमेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसके नेचर क्या है, एटमॉस्फेयर के नेचर। तो एटमॉस्फेयर में हमारा सपोज जो टेम्परेचर है वाटर वेपर है, तो वाटर वेपर है तो क्लाउड्स हैं। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में विंड का सिस्टम दिख रहा है, इसी तरह से और भी चीजें दिख रही है। तो जब लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम लोग एसेस करते हैं तो वर्ड यूज होता है क्लाइमेट। और रिजिलियंस का मतलब ये होता है कि क्लाइमेट में अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब मान लो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, अभी अगर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है और कल के डेट में 35 डिग्री हो जाए, तो हम उस कंडीशंस को सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे यहाँ रेनफॉल की क्वांटिटी अगर मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर पर ईयर है और कल को ये मान लो 50 सेंटीमीटर हो जाए, तब क्या होगा। तो क्लाइमेट रिजिलियंस एक एबिलिटी को बता रहा है, सोसाइटी कम्युनिटी की एबिलिटी, कि इफ क्लाइमेट चेंजेस दे मे रेसिस्ट, दे में सपोज हैंडल दैट चेंज। तो उस चेंज को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, उसमें वो दोबारा खड़े हो जा रहे हैं, दोबारा अगर उसके हिसाब से अपने लाइफ को एडजस्ट कर पा रहे हैं, दैट इज द क्लाइमेट रिजिलियंस। और आज ये क्यों जरूरी है इस पर पूछा गया, तो आज तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आवर क्लाइमेट इज चेंजिंग एंड दैट बिकम अ ग्लोबल फेनोमेना। हर जगह पे क्लाइमेट चेंज से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं, रेनफॉल के पैटर्न बदल रहे हैं। और अगर आज हम लोग इसको लेके प्रिपेयर नहीं हुए तो इन दैट केस इन फ्यूचर वी मे हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, इसी बात पर ये पूरा क्वेश्चन है। पहले तो डिफाइन करना है कि रेजिलियंस रेफर टू एबिलिटी of individual, community, ecosystem and economy to anticipate, prepare, adapt and recover from climate related hazard। और आज इसका नीड क्यों बन रहा है, तो आज इसका नीड इसलिए बन रहा है क्योंकि आज एक्सट्रीम वेदर फेनोमेना हो रहे हैं। कहीं पे साइक्लोन आ जा रहा है, कहीं पे ड्रॉट आ जा रहे हैं, कहीं पे हीट वेव्स आ रहे हैं। एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पे थ्रेट आ गया है क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, सी लेवल और कोस्टल एरिया राइज कर रहे हैं, वाटर रिसोर्स है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे नीड्स हैं और इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी भी यहाँ पे पास कर देनी चाहिए कि भाई क्या स्ट्रेटजी हो। तो इसके लिए हमें एक एग्रीकल्चर पैटर्न में चेंज करना है, डिजास्टर को समझने में हमारे जो भी अप्रोच है उसको चेंज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर के अकॉर्डिंग लाएं, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करें ताकि इस तरह के चेंजेस को रोका जा को अवॉइड किया जा सके। कार्बन एमिशन को कम करना है, सिक्वेंसिंग पे जाना है, पॉलिसी रिफॉर्म। तो इस तरह से एक इसको लेके चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इतने क्वेश्चन आए हमारे, तो कुल मिला के देखो जो जीएस पेपर 1 का पूरा
एक कंसर्न रहा वो ज्यादातर टिल्ट मिलता है हमको किधर, इन्वायरमेंट की तरफ उनका ज्यादा रहा। अब दूसरा जो हमारा इस बार देखते हैं जीएस पेपर 3 का, तो पेपर 3 का इस बार का जो पिछली बार का जो कंसर्न रहा वो हमारा पॉल्यूशन फिर से इन्वायरमेंट पे ही ज्यादा दिखा। तो डिजास्टर और इन्वायरमेंट को लेके ये थोड़ा पिछले साल ज्यादा सीरियस हो गए थे। और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, एग्जामिन सोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन, persistence of plastic pollution, डिस्कस पोटेंशियल स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब इसमें जितने डायमेंशन हो सकते थे प्लास्टिक पॉल्यूशन के उन्होंने पूछ रखे हैं। तो बहुत आसान है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन को सीधा एक डिफाइन करना है कि प्लास्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट pressing environmental challenges and of modern era, and this become a widespread problem, non biodegradable इसका नेचर है। और इसके फिर एक एक करके सारे बताने होंगे इम्पैक्ट कैसे आ रहा है ह्यूमन पे। तो ह्यूमन में या इन्वायरमेंट में, तो इन्वायरमेंट में हम देखें मैराइन पॉल्यूशन हो रहा है, जो प्लास्टिक के छोटे छोटे माइक्रो बीड्स होते हैं वो अब मछलियों के पेट में चले जा रहे हैं, व्हेल्स के पेट में चले जा रहे हैं, बायो मैग्निफिकेशन का केस बन रहा है, फूड चेन में आ रहे हैं। तो वर्ड्स बस इसमें ऐसे देने हैं। सॉइल के साथ क्या हो रहा है, तो सॉइल में प्लास्टिक कॉन्टामिनेशन हो रहा है। जो वेस्ट है प्लास्टिक बिल्ट प्लास्टिक वेस्ट, उससे सॉइल के टेम्परेचर पे इम्पैक्ट आ रहा है, टेम्परेचर धीरे धीरे राइज कर रहा है। इवन जो हमारे क्रॉप्स की फर्टिलिटी है उससे खराब होती जा रही है। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को ये हैम्पर कर रहा है। एयर में अब जो पार्टिकुलर मैटर्स हैं वो भरते जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ का ही अलग दिक्कत है, ह्यूमन के साथ हमारा फूड में भी प्लास्टिक आ रहा है और इससे हमारे अंदर में भी प्रॉब्लम आ रही है। जो प्लास्टिक टॉक्सिस लाइक बिस्फेनॉल, ये सब चीजें आ रही हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, हार्मोनल और रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब सोर्स का था, तो सोर्स में भी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सिंगल यूज प्लास्टिक के अलग सोर्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लास्टिक, टेक्सटाइल प्लास्टिक। तो एक कुल मिला के अपने आप में ये क्वेश्चन पूरी तरह से स्ट्रेटजी आंसर के साथ ही चल रहा है। फिर स्ट्रेटजी की भाई कैसे जाएंगे, तो स्ट्रेटजी होगा पॉलिसी के बेस पे जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की जरूरत है। इवन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का रूल लाना पड़ेगा। प्रोड्यूसर पे के कॉन्सेप्ट को लाना है। 3R को बढ़ाना होगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज पे चलना है। तो दिस विल बी द स्ट्रेटजी टू ओवरकम दिस सिचुएशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्लास्टिक टू फ्यूल की टेक्नोलॉजी पे चलना है, आजकल बहुत आ गया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि फिर से इन्वायरमेंट पे ही है कि इन्वेस्टिगेट द फेनोमेना ऑफ ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो पहले तो पूरे फेनोमेना को बताना है, रोल ऑफ ओजोन डिप्लीशन, सब्सटेंसेस एंड देयर सोर्सेस, कहाँ से निकल रहे हैं, इसके इम्पैक्ट वो बताना है, और इवेलुएट द इफोर्ट। तो फिर से 7-8 डायमेंशन को लेके ये आया है। देखो ओजोन यू नो वेरी वेल कि हमारे जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे बिटवीन 15 टू 35 किलोमीटर की हाइट पे बहुत सारा ओजोन गैस मिलता है। दैट इज द आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये फिर ओजोन बनता है। और ओजोन ही हमको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, अल्ट्रावायलेट सी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जो कुछ लोग थे जैसे जोई फार्मन, इसका नाम आ सकता है यहाँ पे, लिख सकते हैं जोई फार्मन और ब्रेन गार्डनियर, ये जो लोग थे ब्रेन गार्डनियर, तो दे आइडेंटिफाइड दैट ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ओवर आर्कटिक सर्किल। ऊपर नॉर्थ पोल के पास ये पूरा डिप्लीट कर रहा है, तो इसी को ओजोन डिप्लीशन कहा गया। अब ओजोन डिप्लीशन हो क्यों रहा है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ओजोन इज डिप्लीटिंग, ओडीएस इसको कहते हैं। होता यह है कि जो वहां पे O3 है वो क्लोरीन के साथ एक अमलगेमेशन करता है, एक मिक्सिंग करता है, और ये ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन में। तो ओजोन धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके वहां पर ब्रेक हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द कंपोनेंट ब्रेकिंग डाउन द ओजोन, और इनसे रिएक्शन करके ये टूट जा रहा है। होता यह है कि ओजोन का फॉर्मेशन खुद भी होता है,
लेकिन यहाँ पर जो उसके टूटने का रेट है वो बहुत ज्यादा है, इसके कारण ये बहुत जल्दी जल्दी टूट जा रहा है। अब ओजोन अगर टूट जाएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा? अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आएंगे, जिससे हमारे स्किन में बर्निंग स्टार्ट होगी। ज्यादा देर तक अगर एक्सपोज रह गए तो हमारे स्किन में बड़ी बड़े प्रॉब्लम्स, छाले पड़ने की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ज्यादा लाइट अर्थ पे आएगा तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बनेंगे, ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेगा, इवन हमारा जो क्रॉप वगैरह है वो भी झुलस जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा तो। इंटरनेशनल इफोर्ट इसमें क्या किया गया है? तो 3 इंटरनेशनल इफोर्ट हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई जो वियना कन्वेंशन 1985 में आया, जो एक तरह से इनिशिएटिव्स था वर्ल्ड कम्युनिटी का। उसके बाद देखा हमने कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया 1987 में, जहां पर एक बाइंडिंग ट्रीटी आई और कहा गया कि हम जो है एचएफसी को फेज आउट करेंगे, बाद में चलकर सीएफसी को फेज आउट करेंगे। उसके बाद लोगों ने एचएफसी को खोजा, तो किगाली अमेंडमेंट आता है 2016 में, और इसने कहा कि हम एचएफसी को भी फेज आउट कर देंगे। तो इस तरह से इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ है। इंटरनेशनल कन्वेंशन का आउटकम क्या है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि देखो, ओजोन डिप्लीशन was targeted very firmly, very precisely by the world community। बहुत अच्छे तरीके से टारगेट किया है। और द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ ओजोन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। वी हैव फिल्ड द ओजोन लेयर ऑलमोस्ट, पूरा फिलिंग हो चुका है, कोई खास प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। तो यहाँ पर ह्यूमंस की हिस्ट्री में ये बहुत सक्सेसफुल है, और इसी बात को यहां पर हमें फाइनली प्रोजेक्ट करना था कि वी नीड टू लर्न। हमें से सीखने की जरूरत है कि अगर ग्लोबल कम्युनिटी एक साथ आती है तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे। डिस्कस द रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन क्लाइमेट चेंज, एक्सप्लेन द सोर्स। तो पहला हो जाएगा रोल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, दूसरा है सोर्स ऑफ गैस, देयर एटमॉस्फेरिक बिहेवियर। मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा एक क्वेश्चन इन्होंने ग्रीन हाउस गैस पर पूछ रखा है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो सब लोग जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैस पोजिंग हीट रिटेंशन कैपेसिटी। मतलब ये जो अर्थ हमारा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लॉन्ग वेव का ऐसे रिलीज करता है, तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे मीथेन है, या इवन हमारा जो वाटर वेपर है, ये सब हीट को रिटेन करता है। और इससे फायदा ये मिलता है कि दिन के समय में जो सनलाइट आता है उससे तो अर्थ गर्म होती है, रात के समय में अर्थ ठंडी हो जाती अगर ये सब नहीं होता, क्योंकि सारा हीट जो है वो धीरे धीरे बाहर चला जाता। तो ये हमारे अर्थ को लीवेबल बनाती है, और जो ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो इनका तो बहुत अच्छा रोल रहा है, और इनका कहीं ना कहीं अर्थ को सपोर्ट करने में रोल रहा। लेकिन ये हुआ है ओवर द टाइम कि कंसंट्रेशन ऑफ सच गैसेस इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड ड्यू टू ह्यूमन इनिशिएटिव्स। तो हमारी जो ह्यूमन इनिशिएटिव या एक्टिविटीज रही, उससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिए, हमने मीथेन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के बढ़ा लिए। तो अब इससे ग्रीन हाउस गैसेस बिकम प्रॉब्लमैटिक, एंड नाउ वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर रखनी थी शॉर्ट में, पूरे प्रोसेस को बता के। अब इनका क्या क्या रोल रहा है, जो गैसेस हैं उन पर हमको डिस्कस करना है कि दे ट्रैप हीट। जो गैस है उन पर थोड़ा बहुत चर्चा कर देनी है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सोर्स मेनली फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हैं उसी से ये निकलता है, और इसका जो लाइफ है वो सेंचुरीज है। दिक्कत इसके साथ है, लाइफ के साथ है, इतना लंबा ये जिंदा रहता है कि इसके खत्म होते होते ये पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को गर्म कर देगा। मीथेन का फिर से लाइव स्टॉक है, जानवर जब खाना चबाते हैं, चारा ले ऐसे चाविंग करते हैं, तो कुल मिला के वहां से मीथेन निकलता है, पैडी फील्ड से निकलता है, ये ऑयल एक्सट्रैक्शन से निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खराब है। 100 साल तक ये रहता है, इसका लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम है, 12 साल तक है।
नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर और जेट वगैरह चलाते हैं उससे आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से आ रहे हैं, ये एक तरह से आर्टिफिशियल गैस है। और वाटर वेपर, सबसे ज्यादा रोल वाटर वेपर का ही है, लेकिन वाटर वेपर बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं है क्योंकि वो अपना चेंज कर लेता है पूरा शेप एंड साइज। अब इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म भी अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब चीजें हैं। ग्लोबल वार्मिंग से जो ये आ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरा पॉइंट था। तो बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे इसके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पूरा का पूरा हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इश्यू आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की इश्यू आएगी तो प्लांट पे थ्रेट आएगा। ग्लोबल टेम्परेचर राइज करेगा, ग्लेशियर मेल्ट होगा, प्लांट वगैरह, तो ये सारी चीजें कोरिलेट करते हुए लिखनी है उस पर। स्ट्रेटजी क्या लिए गए, तो स्ट्रेटजी तो हम देख रहे हैं स्टॉकहोम समिट से ही लिए जा रहे हैं 1972 से। बाद में हमने क्योटो प्रोटोकॉल लिया, पेरिस कन्वेंशन लिए हैं, तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कार्बन ट्रेडिंग ले रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स बढ़ा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसकी डिमांड है और हर पे लिखना है थोड़ा थोड़ा। और एक और क्वेश्चन आया था, सेकेंड लास्ट है, हाँ ये था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज नाउ टर्न इनटू टूथलेस टाइगर। जो 1986 का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया है वो काम नहीं कर रहा है, इस पर बात करनी थी। थोड़े बहुत प्रोविजंस यहाँ पे बताने हैं और इसको थोड़ा ये बताना है कि कैसे इसका टूथलेस टाइगर हो गया है। तो उसके लिए जो इसका इन्फोर्समेंट है मेनली वो रिस्पॉन्सिबल है। इसको बहुत स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। बहुत सारे अलग प्रोविजंस भी आ गए जो इसके अगेंस्ट चले जा रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट वगैरह है। इवन पब्लिक जो है वो इंटरफेरेंस भी यहाँ पे जा रहा है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो इसके ये सारे डायमेंशंस यहाँ पे हैं। फ्लड तो बहुत आसान सा है, व्हाट इज फ्लड, व्हाट आर द फ्लड फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम, गिव डिटेल ऑफ लैंडस्लाइड हजार्ड वार्निंग एंड रोल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो एक तरह से ये सीख रहे हैं क्वेश्चन बनाना, कुछ ज्यादा ही चीजों को एक साथ रख रहे हैं। तो लंबे लंबे क्वेश्चन बनाए थे पिछले साल, हमको लग रहा है ये पैटर्न नहीं रहेगा। हर एक चीज क्वेश्चन में पूछने का उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया है। तो आसान सा क्वेश्चन है, फ्लड क्या होता है, तो फ्लड इज इनंडेशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है और एक नेचुरल हजार्ड है, ओवरफ्लो ऑफ वाटर। और फोरकास्टिंग कैसे हो सकती है, तो हमारा जो वाटर कमीशन है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कर रहा है इसको। और जो मिनिस्ट्री जियोलॉजिकल सर्वे है, तो जियोलॉजिकल सर्वे पूरे मॉनिटरिंग करती है, पूरे स्लोप वगैरह को देख रही है, उन्हीं को डिस्कस करना था। तो इतने सारे क्वेश्चंस जो है पिछले साल बने हैं, और ये तो समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस क्लियर है, मतलब अपने आप में क्वेश्चंस एक्सप्रेसिव है। वो एक खास डायमेंशन खुद ही लेके आ जा रहे हैं जिस पर आपको प्रॉपर हेडिंग बना के लिख देना है। एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं करना है कि क्या छोड़ना है क्या करना है। जितने हेडिंग्स बन रहे हैं वो सब हमारे आंसर के हेडिंग बनेंगे, सब पे 3-3 4-4 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो हमारा आंसर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ठीक है, और जहां भी मौका मिले वहां पे इंडिया का डायग्राम देना है, उड़ीसा का डायग्राम देना है, कुछ फ्लो चार्ट बनाने हैं, और एक बार इसको कंटेंट्स को भी देख लेना है। अगर इस बार रिवाइज होता है तो यहाँ से क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलो, तो कोई डाउट्स वगैरह हो इसके अलावा तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले साल का ये पूरा डिस्कशन एक था। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरीज, मीमांसा, सब ऐसे ही करना है हम लोगों को। और कहीं कुछ बात हो जो शेयर करना हो या कुछ समझना हो, ये बता दो आप। ऑप्शनल वगैरह तैयार हो गए आपके? और जीएस है, ऑप्शनल है, सारे सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अभी तो अच्छे से सबको प्रिपेयर करिए। जहां कहीं भी वीकनेसेस लग रही हैं उसका फ्लो चार्ट लेके उसको पढ़ के आगे चलना है। हाँ, एक और बात ये कर सकते हैं कि एक छोटा फैक्ट फाइल बना लो जहां पे इस साल के रिपोर्ट्स वगैरह, जितने रिपोर्ट्स, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या रिपोर्ट आ रहा है, एसडीजी रिपोर्ट कैसा रहा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या आया है,
तो 2 पेज में मेन जो हमारे पूरे साल के लगभग रिपोर्ट्स आए हैं उनको रख लेंगे, तो कुल मिला के हमारे एग्जाम में पॉइंट्स करंट वाले आते चले जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स जैसे ये सब जो आ रहे हैं डिजास्टर वाले, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाले, तो वो भी रिपोर्ट्स आते रहते हैं। कोशिश ये करना है कि टाइम है, 2-3 पेज में फैक्चुअल डेटा को बना लेना है ताकि एग्जाम में वो कुछ एज क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो विद दिस वर्ड आई एम कंक्लूडिंग दिस क्लास।